यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम से मिलने लाहौर कैंट में उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। पोते और पोती के हमरा खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। दिन का आगाज नमाज और कुरान पाक पढ़कर करते हैं। डॉक्टर साहब बड़े खुश लिबास हैं, अपनी बहुत बड़ी वार्डरोब को भी खुद ही मैनेज करते हैं। कॉफी अपने हाथ से खुद बनाते हैं। कॉफी बनाकर पिलाई। आप तो जाहिर है अफसाने सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, सुबह सुबह जूस पीने की बजाय कॉफ़ी क्यों? अभी फिनलैंड में एक स्टडी हुई है, क्योंकि फिनलैंड जो है हेलसिंकी खासकर शहर, वहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में कॉफ़ी पी जाती है पर कैपिटा। वो कोई तकरीबन 13 किलो कॉफ़ी पीते हैं पर कैपिटा, यानी पर पर्सन पर ईयर। तो पाकिस्तान में तो खैर बहुत कम है, और जो हमारा कट ऑफ भी यही है कि अगर आप 12 से 13 कप पिएँ कॉफ़ी के, तो आपके शुगर के चांसेस तकरीबन 25 से 30% कम हो जाते हैं। और शुगर आपको पता है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, और जिन बहन भाइयों को शुगर है उनकी शुगर बेहतर कंट्रोल हो जाती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, क्या चाय का भी कोई फ़ायदा है कॉफ़ी की तरह? चाय का भी है, लेकिन पाकिस्तान में जो हमारी फ़ायदे वाली चीज़ें हैं ना, कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ क्योंकि मैं 5 मुल्कों में रह चुका हूँ, कि उसको भी हम उसके फ़ायदे ख़त्म करके पीते हैं। हम कड़क चाय काढ़ के पीते हैं, फिर उसमें दूध डालते हैं, फिर उसमें शुगर डालते हैं, तो वो फिर निगेट हो जाती है। कॉफ़ी का जो फ़ायदा है वो ये है कि ब्लड प्रेशर पे बहुत इसका बेहतर फ़ायदा है, और ब्लड प्रेशर हमारा सारे इंसानों का सबसे ज़्यादा हाई होता है अर्ली मॉर्निंग। सुबह का टाइम सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है इंसान की ज़िंदगी में, जब वो उठता है। सारे हार्ट अटैक आपको पता है उस वक़्त होते हैं, सारे फालिज उस वक़्त होते हैं, अक्सर हमें भी फ़ोन कॉल्स उसी वक्त आती हैं। तो इसलिए सुबह अगर आप कॉफ़ी पिएँ, और ये भी गलत मिथ है कि वो गर्म है या ठंडी है। गर्मियों में मैं कोई 15-20 कप पीता हूँ, और यही गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, क्योंकि ये मेडिसिन में कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, गर्मियों में पीनी है। ये साइकोलॉजिकल या कल्चरल है। वालिद मलिक मोहम्मद अकरम जज, बड़े भाई मलिक कयूम जज, आपकी बाकी फैमिली सियासत में, आपके भाई परवेज़ मलिक मुस्लिम लीग नून में, आपकी एक बहन पीपल्स पार्टी में, सारा ख़ानदान तो सियासत में है। आप डॉक्टर कैसे बन गए? मेरी समहाउ लाइफ में शुरू से एक बड़ी जुस्तजू थी कि मैंने जो भी अच्छा या बुरा नाम बनाना है खुद ही बनाना है। मैं अपनी बहनों से हमेशा कहता था कि आज आपको जस्टिस अकरम की बेटियां कहा जाता है, एक दिन शायद आएगा अल्लाह करे कि आपको डॉक्टर जावेद अकरम की बहनें कहा जाए, और अब वो मुझे कहती हैं कि वो दिन आया है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं। इससे पहले जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, पिम्स के हेड रहे। तो क्या ख़ास अपनी खूबी आप समझते हैं कि किस चीज़ ने आपको ये हुनर दिया है कि आपने ये सब ये ओहदे बड़े अच्छे तरीके से उन पे काम किया? मेरा ख़्याल है सबसे पहले तो ये अल्लाह का करम और फजल है, और दूसरा मेरी माँ की दुआएं। मेरी माँ की ख्वाहिश थी, उनको शुगर थी, ब्लड प्रेशर था। मेरी माँ ने, हम 6 बहन भाई हैं, पूरा जोर लगाया कि कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए। मैं सबसे छोटा था। आखिर में उनके पूरा दाव इधर, तो उन्होंने पूरी दुआएं भी की और दुआ भी की, मुझे कहा भी। तो मेरे लिए ये भी एक इबादत बन गया कि माँ के कहने पे डॉक्टर बन रहे हैं। तो उस वजह से। और फिर दूसरा ये है कि मैंने लाइफ मेरी हमेशा रोलर कोस्टर रही है, अप एंड डाउन। मैं इंग्लैंड गया, वहाँ पे ऑलमोस्ट नियर डेथ एक्सीडेंट हो गया, जाते ही वेंटिलेटर पे चले गए, आईसीयू में रहे। फिर वहाँ पे माँ बाप से पैसा नहीं लेना, ये जुस्तजू थी। मेरे वालिद साहब जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो आए वहाँ बड़े इमरजेंसी में, तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के हॉस्पिटल में कहा कि देखो तुमने बहुत कुछ कर लिया है, कोशिश कर ली है,
तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारी इनहेरिटेंस है, तुम आके वो लुक आफ्टर करो, वहीं डॉक्टरी करो। तो मैंने उन्हें कहा था वालिद साहब को कि आपका ख्याल है कि मेरी जंग ख़त्म हो गई है, मेरा ख्याल है कि ये जंग मेरी शुरू हुई है, तो आप आए हैं, आप दुआएं करें, आप जाएं। अगर मैं MRCP 4 लफ्ज़ नहीं ले सकूँगा तो ज़ाहिर है 6 अटैम्प्ट्स हैं, ख़त्म हो जाएंगी, मैं आ जाऊँगा। अगर मैंने ले ली तो अल्लाह ने किया कि फिर मुझे MRCP क्या, फिर FRCP, फिर अमेरिकन डिग्रीज़ सारी मिली। मुझे शौक़ ये था कि मैं मुख्तलिफ़ ममालिक में काम करूँ। आपने किन किन ममालिक में काम किया है? मैंने इंग्लैंड में किया, अमेरिका में किया, फ़्रांस में किया, सऊदी अरेबिया में किया, और इसी तरह मैंने छोटे मुल्कों में, अफ़गानिस्तान में मैंने मेडिकल कॉलेज में किया। ये इट्स जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। जब तालिबान का वक्त था तो मैं वहाँ जाके जलालाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक मेडिकल कॉलेज बनाया, और सारे उस वक़्त पाकिस्तान गवर्नमेंट की सपोर्ट थी बहुत ज़्यादा कि ये बनाया जाए। आर्मी की बड़ी सपोर्ट थी, तो हमने जाके वहाँ उसको फ़ाल किया, जो जलालाबाद का मेडिकल कॉलेज था। और एक तरफ बहुत वेल डेवलप्ड मेडिकल सिस्टम में, लाइक UK में मैं 7 साल ट्रेन हुआ, अमेरिका में ट्रेन हुआ। बचपन में शरारती थे, निश्तर मेडिकल कॉलेज में सियासत की वजह से निकाले गए। आपका सारा ख़ानदान तो बड़ा सियासी है, आप कैसे गैर सियासी हो गए? बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बल्कि बहुत सारे कॉलेजों से निकाला गया, स्कूलों से HSonian होने का भी मुझे बड़ा फ़ख्र है, लेकिन बाद में उधर से भी निकाला गया। एज ए स्टूडेंट मैं बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में नहीं इंटरेस्टेड था, और मैं कभी भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि मैं कह सकूं कि मैं फ़र्स्ट आता रहा था, गोल्ड मेडल आते रहे थे या कुछ, बहुत एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। और जब मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में मेरी शादी हो गई जब हम 4th ईयर में थे किंग एडवर्ड में। मेरी बीवी भी वो डाउ से माइग्रेट करके आई थी, मैं निश्तर से निकाला गया, बावलपुर गया। मेरे भाई उस वक़्त वकील थे, कयूम साहब, उन्होंने मुकदमा लड़ा, 327 रोल नंबर बड़ा मशहूर हुआ। क्योंकि मैं जमीयत में था, बाद में मैं जमीयत छोड़ी मैंने। ये जो कई मेरे दाग हैं ये उधर ही मुझे मार पड़ी थी, और उसके बाद हम पे अटैक हुआ, और उसके बाद बहुत वहाँ पे फायरिंग और कत्लो गारत हुआ, और फिर उसके बाद मुझे बहावलपुर भेजा गया। तो मेरा केस ये था हाई कोर्ट में, जस्टिस सरदार इकबाल साहब के सामने मेरे भाई ने लड़ा कि अगर मेरा मेरिट, अगर मैं उधर सूटेबल नहीं हूँ, डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, तो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मेरी चॉइस का मेडिकल कॉलेज हो, वाई कि मुझे अब बहावलपुर। उसलिए आई एंडेड अप इन किंग एडवर्ड। तो मेरी वाइफ एंडेड अप, तो वी वर मैरिड इन 4th ईयर। 4th ईयर में थे तो शादी कर ली, बहुत जल्दी नहीं शादी कर ली? यही बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टरी तो मेरी तो तलीम अभी तक चल रही है, तो अगर मैं तलीम के ख़त्म होने का या उसकी तलीम के ख़त्म होने का, तो फाइनल ईयर में हमारी बेटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मेरी जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हुई, जब मैंने डॉक्टर बन लिया, तो वालिद साहब, मेरी वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार था और बड़ी फ्रैंकनेस थी, उनको कुछ भी मैं कह सकता था, वो मेरे बगैर रहती नहीं थी, हम एक ही बेड पे सोते थे। लेकिन वालिद साहब बहुत ही सख्त थे, बहुत सख्त, बहुत शफीक भी थे लेकिन सख्त भी बहुत थे। तो बहुत एक उनसे तो उनको मैंने कहा कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, अब मुझे आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए, अब मुझे आपका नाम भी नहीं चाहिए, ऑल्दो मेरे साथ वो लगा हुआ है, मेरी बायसे फ़ख्र है, लेकिन मुझे अब कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। उन्होंने कहा जी मर्ज़ी करो, उन्होंने बल्कि अप्रिशिएट किया। तो फिर उसके बाद मैंने बिल्कुल इंडिपेंडेंट हाउस जॉब किया, टैक्सीज़ चलाई, बड़ा कुछ किया, लेकिन मकसद यही था कि ख़ुद कुछ बनना है प्रोफेशन में। आप डॉक्टर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी, आप अपने आप को खुद डॉक्टर बड़ा समझते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर? मेरा पैशन जो है वो एक्चुअली रिसर्च है, जिसमें मुझे आई हेट बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर में आपको लोगों को नो कहना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में, मैंने कई मुल्कों में काम किया, लेकिन पाकिस्तान में नो कहने के लिए मुझे कम से कम 25 मिनट से आधा घंटा चाहिए, और हाँ कहने के लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए, 2 मिनट, ठीक है। क्योंकि वो जो नो कहना है उसको पहले शुगर कोट करना है, फिर उसको समझाना है कि नो क्यों कह रहे हैं, फिर भी उसने जाते हुए कहना है यहाँ तो मेरी सिफारिश ठीक नहीं थी, यहाँ मेरे पैसे ठीक नहीं थे। उसने ये नहीं कहना कि आई डिज़र्व्ड इट। फैमिली के हमरा नाश्ता किया। दोनों की जिंदगी बड़ी मसरूफ रही।
शादी की सालगिरह किसे याद रहती है? दोनों को। बच्चे नहीं भूलने देते। दोनों डॉक्टर थे, दोनों की मोहब्बत की शादी हुई, इख्तलाफ किस बात पर होता है? ऐसी कोई मुझे इंसिडेंस याद नहीं है कि कोई बहुत ही ऐसा इख्तलाफ हुआ हो कि दैट आई कैन बैड मेमोरी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। झगड़ा कौन करता है? पहले करते थे, बहुत होती थी प्रॉब्लम्स, लेट आए, नहीं जाना, यहाँ नहीं करना। बच्चों के बारे में ज़्यादातर फैसले किसने किए, आपने या डॉक्टर साहब ने? मिलकर किए, लेकिन ज़्यादातर इनिशिएटिव मेरी तरफ से होता था। डॉक्टर साहब की सबसे अच्छी बात कौन सी है और कौन सी बात है जिसपे अभी भी जिस पे आप नाराज़ होती हो? टाइम बड़ा कम होता है इनके पास। इनकी अच्छी बात ये है कि आप जहाँ से भी आप सुनते हो कि किसी इनके फ्रेंड से, किसी और इनके जानने वाले से, तो हर कोई इनको जो है बड़े अच्छे वर्ड्स में हमेशा डिस्क्राइब करता है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है कि आप भी अपने आप को ऐसे डेवलप करो जिसके पीपल लाइक टू टॉक अबाउट एंड स्टफ लाइक दैट। वो काफ़ी ज़्यादा हम्बल हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, तो ये वो चीज़ें विच आई ऑल्सो वांट टू ब्रिंग इन माई सेल्फ। इख्तलाफ तो किसी चीज़ से नहीं करता हूँ, बस शुरू में वो तो कुछ मतलब 15-20 साल पहले कोई इख्तलाफ होते थे इनके गुस्से पे, इनके शॉर्ट टेम्पर्डनेस पे, इनकी मार पे। मार भी पड़ती रही आप? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं, आपके बहुत पड़ी हुई है, जो जिसने खाई है, जिसको पड़ी है उसको याद रहती है। एक दो बार बहुत ज़्यादा रोज। और एज अ फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, जब कभी मेरी और साथ किसी बात पे वो होती भी है तो मेरी साइड लेते हैं। So ये उनकी सबसे बेस्ट बात। Whatever we asked for from him, he give it to us. Like my brother asked for an iPad, he give it to him. What are you going to ask him for? iPhone 11 Pro. Like बाबा को हमेशा ये होता है कि काम करो काम करो काम करो। So मुझे अभी तक याद है कि कियान जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था एंड मेरी भी शादी लाइक पठानों में हुई है, तो वो थोड़े से लाइक कंजर्वेटिव थे, तो ही वाज आई थिंक 30 डेज़ का, राइट। सो मैं भी सोच ही रही थी कि मैं मैटर्निटी लीव 3 महीनों की लूँ, 2 महीनों की लूँ, तो बाबा मेरे पीछे पड़ गए कि तुम काम पे क्यों नहीं जा रही, काम पे क्यों नहीं जा रही। एंड माई सास एंड एवरीबडी वाज लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मतलब इतनी क्या मुसीबत है। बट बाबा वाज आफ्टर माई लाइफ रोज़ कि तुम काम पे क्यों नहीं जा रही। और अभी ही वॉज ओनली 30 डेज़। सो देन आई वेंट बैक टू वर्क वेरी अर्ली एंड आई फील कि अगर ये पुश लाइक ज़्यादा लड़कियों को मिले इन पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड में, सो फिर लाइक हमारी ज़िंदगियाँ वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। आई थिंक बाबा को ये पसंद भी नहीं था कि उनकी बेटियाँ या उनकी बहू किचन में जाएं, तो इसलिए आई थिंक मामा भी नहीं कुकिंग करती, हम भी नहीं करते। छोटी बेटी के जुड़वां बच्चों को प्यार किया, रोजाना बाकायदगी से एक्सरसाइज करने मकामी जिम आते हैं। डॉक्टर साहब, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आप सेहतमंद भी रहें और आपको थकावट भी ना हो? जो कट ऑफ है वो है कि आपकी लाइफ के लिए जो एसेंशियल है, डायबिटीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए, फालिज के लिए, तमाम बीमारियों के लिए जो आपकी फ़िटनेस लेवल है, कम से कम आपको 35 मिनट करनी चाहिए डेली, और 5 दिन कम से कम हफ्ते में करनी चाहिए, चाहे वो ब्रिस्क वॉक ही कर लें। एक्सरसाइज के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आप फिज़िकली बड़े फिट हो जाते हैं, आपकी जो फैट है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। वज़न कम करने के लिए एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। जो IDF है, जिसका मैं नुमाइंदा भी हूँ, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने, उसने कट ऑफ पाकिस्तानीज़ के लिए दिया है कि अगर आपकी 36 इंच से ऊपर है वेस्ट, तो आपका शुगर का, हार्ट अटैक का, फालिज का, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम से कम 12 गुना बढ़ जाती हैं टोटल। और अगर आप वो वेस्ट कम करके 32 इंच पे ले आते हैं तो वो कम हो जाते हैं 65 से 70%।
तो इसलिए मसला तो वज़न का नहीं है, मसला आपकी वेस्ट का है। एक अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है? किस तरह से पता चले कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है और आपकी सेहत के लिए ये मुफीद साबित हो सकता है? जो अपने मरीज़ों को अपने रिश्तों में परखता है, वो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। अब मैं लोगों को कहता हूँ कि आपकी माँ एक दफ़ा मरनी है, हमारी शायद रोज़ मरती है। जो हमारी माँ के उम्र का मरीज़ मरता है ना, तो उसके ख़ानदान का हम एक तरह हिस्सा बन जाते हैं। जब दिन रात उसमें जुस्तजू में हम इकट्ठे जंग लड़ रहे होते हैं ज़िंदगी मौत की, तो उसके बाद जब वो मरीज़ मरता है तो यूँ लगता है जैसे अपनी ही माँ मर गई। हमें ये ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को कि ये अब्ज़ॉर्ब करना पड़ता है कि मरीज़ के लिए फ़ीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हमें होती हैं, लेकिन हमें वो फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ता है, वरना वाकई ही मैं अपने मरीज़ को अपनी माँ ही समझ लूँगा तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकूँगा। या मैं दवाई दूंगा नहीं डर के कि इसको रिएक्शन ना हो जाए, तो या मैं उसको दवाई बहुत ज़्यादा दे दूँगा कि जल्दी ठीक हो जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है ना, ये तभी रह सकती है जब प्रोफेशनलिज्म और अपनी इमोशनलिज्म में आप बैलेंस कर सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आपको एक ही रखना चाहिए, सोच समझ के रखना चाहिए, और फिर अल्लाह के बाद उसके हवाले अपने आप को कर दें, फिर आप मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के कैंपस पहुंचे। अपने दफ्तर में आए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की हैसियत से बताएं कि कितने मेडिकल स्टूडेंट्स आपके पास रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग अब तक पास हो चुके हैं, और बाकी कौन कौन से शोबे हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी के ज़ेरे असर हैं? जब आज से 2.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, उस वक़्त हम सिर्फ पंजाब की हद तक थे यूनिवर्सिटी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफॉर्मेंस देख के कश्मीर के जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें अप्रोच किया कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी भी एडमिटिंग भी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी भी बन जाएं, जो कि हमने बन गए। उसके बाद इसी तरह बलूचिस्तान का कुछ इशू था, तो उधर भी हम उनके इम्तिहान भी लेते हैं, MD कैट एंट्रेंस टेस्ट वगैरह सारा कुछ लेते हैं। तो इस वक्त जो हमारी स्टूडेंट बॉडी है तकरीबन कोई 1,40,000 की है। और इसके अलावा जो हम नर्सिंग का तमाम नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स और तमाम अलाइड हेल्थ के इंस्टीट्यूट, चाहे वो फिज़ियोथेरेपी का है, तमाम फार्मेसी के इंस्टीट्यूट, ये सारे ही हमारे इस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं। आम तौर पर शिकायत रही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज निस्बतन नया अदारा है। पहले जो पुरानी यूनिवर्सिटियां थीं वो बेहतर चला रही थी। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने वो खला पूरा कर लिया? मैंने सबसे पहले जो चेंज इधर लाया था और वो अभी भी ला रहा हूँ, वो ये है कि मैं मरीज़ को बीच में ला रहा हूँ। इसको पेशेंट सेंटर्ड यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ। मेरे लिए मरीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है किसी भी हेल्थ यूनिवर्सिटी में। उसके लिए ऐसी अदवायात, ऐसी इंटरवेंशंस, ऐसी जदीद चीज़ें लाई जाएँ जो उसकी ज़िंदगी भी बचाए और उसकी दर्द की भी कमी करे। हमारी मेडिकल रिसर्च बहुत कम होती थी, नॉन मेडिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए ये जो हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ का कंसेप्ट आया, इसमें अच्छाई भी है, बहुत अच्छाई भी है और बुराई भी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, चाइना में इस वक्त तकरीबन 950 मेडिकल या हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुनमिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी, शंघाई मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे इसी तरह ही बाइसेक्ट। यस, आप ये कह सकते हैं कि यूरोप पूरे में कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है। वहाँ जनरल यूनिवर्सिटी है, चाहे ऑक्सफोर्ड है, चाहे कैम्ब्रिज है, चाहे इसी तरह अमेरिका में भी कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, चाहे वो हार्वर्ड है या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनका एक डिसिप्लिन मेडिकल का है। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का फैशन आया और इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 13 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं
और हमने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का बोर्ड भी बनाया है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने साथी वाइस चांसलर का कि उन्होंने उसको भी मुझे ही चेयरमैन बनाया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का। अब हमारा काम ये है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एक ही तरह की तालीम दें, एक ही यार्डस्टिक यूज़ करें, ताकि एक जैसे डॉक्टर्स डेंटिस्ट बने। और वो डॉक्टर और डेंटिस्ट या नर्सें या अलाइड हेल्थ वाले, दे शुड बी पेशेंट सेंटर्ड, नॉट ओनली बुक्स। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि हम जब जनरल यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन रहे थे तो हम दबे रहते थे, हम वो चीज़ें नहीं कर सकते थे जो अब हम कर सकते हैं। इस वक्त ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ का, इसी तरह इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ भी निकली, और मैं समझता हूँ कि वो अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन थी फॉर पाकिस्तान। यूनिवर्सिटी तलबा के मसाइल की बाकायदा हेयरिंग की। सेनेट हॉल में आए। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की लॉन्चिंग सेरेमनी के इंतजामात के हवाले से मीटिंग की। डिजिटलाइजिंग ऑफ क्लिनिक्स के लिए एक फर्म इंस्टाकेयर के साथ MOU साइन किया। डॉक्टर्स की टीचिंग स्किल्स को निखारने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर डॉक्टर तलत पाशा के साथ MOU साइन किया। यादगारी शील्ड पेश की। जना क्लिनिकल ट्रायल सेंटर आए। यहाँ पर तजर्बाती तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि तजर्बाती तौर पर आप कैनसाइनो वैक्सीन लगा रहे हैं, ये कितनी इफ़ेक्टिव है, और दूसरा कितने लोगों को अब तक आप ये लगा चुके हैं और इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा? कोरोना की जो कैनसाइनो है, हमारे पास 3 वैक्सीन हैं पाइपलाइन में, जो एक ये है, एक रशियन है स्पुतनिक 5, और एक फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे इश्तराक से बनी है इंसेक्ट बेस्ड वैक्सीन। लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये वैक्सीन लगी भी है कि नहीं है। उनको 5% को बुखार हुआ छोटा मोटा, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन जब हमने चेक की चंद हफ्तों बाद तो बहुत ही अच्छी, प्रोटेक्टिव टीटर से कई गुना ज़्यादा थी। कई एक को आपने पानी भी लगाया है और कई एक को वैक्सीन लगाई है। एब्सोल्युटली ऐसा ही है, क्योंकि वो प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल है ना, तो पता नहीं है कि उसमें पानी है, उसमें एक्टिव वैक्सीन है, वो सिर्फ बाद में पता चलता है जब अनब्लाइंडिंग होगी। लेकिन एक चीज़ है कि जिसको जो भी लगा है, हमने उसको राइट उसको दे दिया है कि उसको एक्टिव वैक्सीन लगनी है, क्योंकि जब वो अनब्लाइंड होगा, और अगर खुदा न खास्ता किसी को कोविड हो जाए कि पानी लगाए और कोविड हो गया है और हुआ भी ऐसा, तो उसको हम कंपनसेट करते हैं 30,000 30,000 रुपया देते हैं, और उसका इलाज भी करते हैं खुद। तो अगर वैसे हम वॉलंटियरिंग फ़ी देते हैं 3,000 अभी और 5,000 एंड ऑफ द ट्रायल पे, 8,000 रुपया उनको टोटल देते हैं, विच इज़ जस्ट एन ऑनरेरियम। डॉक्टर साहब आप खुशपोश हैं माशाल्लाह, विरसे में बहुत कुछ मिला, आपने भी बहुत कुछ कमाया, हिस्से लतीफ़ भी है। रोमांस वगैरह किया आपने? देखिए, रोमांस तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा होता है। मेरा पहला रोमांस जो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं मुझे भूलेगा, वो मेरी माँ से था, और अभी भी है, चाहे वो मेरे साथ नहीं हैं, उनकी यादें मेरे साथ हैं और मेरा वो रोमांस है। लेकिन जो आप जिस रोमांस की बात कर रहे हैं वो भी ज़ाहिर है वो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हो नहीं सकता रोमांस के बगैर कोई इंसान मुकम्मल हो। बहुत खुशकिस्मत वो इंसान होगा कि जो उन रिश्तों में रोमांस ढूंढेगा जिन रिश्तों को हम कोई नाम दे सकते हैं। बीवी भी है, बहनें भी हैं, और मैं उन्हीं में कोशिश करता हूँ कि रोमांस ढूंढूं, बिकॉज़ उस रोमांस के पीछे फिर कोई ट्रेजेडी नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, हुस्न को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आपको ब्यूटी में क्या चीज़ अच्छी लगती है?
देखें सब चीज़, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो किसी को भी अट्रैक्ट करती है पूरी दुनिया में, और मुझे भी वही अट्रैक्ट करती है, वो अदा होती है। कि कोई ऐसी अदा होती है कि आप उस अदा पे ज़्यादा एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये है कि देखें, जब आपको किसी से अट्रैक्शन होती है, जिसको हम फेटल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं तो वो अट्रैक्शन एकदम उसका पारा बहुत ऊपर चला जाता है। फिर उस वक्त आपका दिल काम कर रहा होता है, दिमाग नहीं काम कर रहा होता। फिर आहिस्ता 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 आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, तो आपकी इनहिबिशन आ जाती है। आप समझते हैं कि नहीं, बेशक आपको बहुत एक चीज़ पसंद आ गई, एक आंखें पसंद आ गई, एक रंग, एक होंठ पसंद आ गए, लेकिन आप कहते हैं नहीं, आपने उसको नहीं छूना, ये आपकी नहीं है। ये बाद में एक फिनोमिनन होता है, फिर आप बैलेंस करते हैं। अपने क्लिनिक अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए। अपने मरीजों का चेकअप किया। तबीयत दा की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। गवर्नर हाउस लाहौर आए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के साथ लान में मुलाकात की। कोविड-19 के हीरोज को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए यादगारी वाल बनाई गई है। शाम के वक्त गवर्नर हाउस कैफे में बैठकर कॉफी पी। 17 मार्च को मेरी इनसे मीटिंग हुई। मैंने कहा कि अस्पतालों पे जो है बर्डन जो है बहुत बढ़ गया है, अस्पताल कोप नहीं कर रहे हैं, हमें टेली मेडिसिन सेंटर लॉन्च करना चाहिए ताकि लोग अपना घर बैठे अपना वीडियो पे ऑनलाइन चेक करवा सकें। तो एग्जैक्टली 48 आवर के बाद इन्होंने टेली मेडिसिन सेंटर हेल्पलाइन कायम कर दी, और माशाल्लाह चंद हफ्तों में हमने पूरे पंजाब में, बल्कि बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में और इस्लामाबाद में 49 हेल्थ सेंटर हेल्पलाइन जो है हमने कायम कर दिए, जिससे लाखों लोग मुस्तफ़ीद हुए। आपको मालूम है कि बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया है कि वो पूरे यूके में विटामिन डी जो है फ्री लोगों तक पहुंचाएंगे। 4 जनवरी को डॉक्टर साहब के साथ मिलकर और फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ मिलकर यहाँ गवर्नर हाउस में इंशाल्लाह 4 जनवरी को 3 बजे फ्री जो है हम ये जो है विटामिन डी लोगों को देंगे ताकि उनको कोरोना से जितना भी मुमकिन है बचाएं। गवर्नर हाउस लाहौर में कोरोना के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले लोगों के यादगार के लिए जो वाल तामीर की गई है, उस पर आपका नाम भी दर्ज है। ये एजाज़ कैसे हासिल हुआ? देखें, जब कोविड की आफत आई तो ज़ाहिर है हेल्थ यूनिवर्सिटी को एक्ट करना ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें पॉलिटिकल लीडरशिप और पॉलिटिकल विल दी। उसके बाद सबसे बढ़ के हमें ये नहीं पता था दुनिया में किसी डॉक्टर को कि क्या चीज़ काम करती है और क्या नहीं करती कोविड में, बीमारी में। हमने प्रोटेक्ट ट्रायल लॉन्च किया 69,000 मरीज़ों का। उसका नाम है प्रोटेक्ट से पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल्स। trials.com USA से एक वेबसाइट है, वहाँ पे वो सरे फरिश्त है और वो पब्लिश भी हुआ बड़े हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में। तो उससे हमें पता चला कि एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ऑस्लिटामवर और कम्बिनेशंस हमने दी और पूरे पाकिस्तान में उसके सेंटर्स बनाए। उससे हमें पहली दफ़ा पता चला कि कौन सी दवाई काम करती और कौन सी नहीं काम करती। उसको पब्लिश किया। अभी लेटेस्ट एक कैंसर की दवाई है नेफेमोस्टैट, जो कि FDA ने अप्रूव की हुई है मल्टीपल माइलोमा में। उसको हम बड़े सीरियसली इल मरीज़ों में ट्राई कर रहे हैं और वो हमें पता लग रहा है कि उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा किया। फिर जस्तजू ये थी कि वैक्सीन लाएं। चीफ़ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मुझे बुला के 2 दफ़ा कहा कि आप वैक्सीन करें फौरी तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दी ओनली पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट जो अभी तक वैक्सीन की, और 18,000 लोगों को हम वैक्सीन लगा चुके हैं।
और आगे हमारे पाइपलाइन में 2 और वैक्सीन हैं। अब जाहिर है वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाना तो कमर्शियल डिसीजन है, वो तो हमारा यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, हम फैक्ट्री तो है नहीं है, हमने तो तजर्बाती तौर पे तो हमारी जो टोटल पब्लिकेशंस हुई हैं अभी तक, जो इंटरनेशनली पब्लिकेशन हुई हैं वो 59 हुई हैं, जो हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन है जस्ट इन कोविड। तो ये बड़ा हम्बल सा हमारा एक है कि जो हम कर सके हैं कोविड में। देखें ये जो कुरानिक गार्डन बनाया गया है गवर्नर हाउस में, चांसलर साहब ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया। तमाम यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि उनके एम्बेड किया जाए तर्जुमे विद कुरान, ताकि कुरान को समझा जाए। तो उस कमेटी में फिर हमने ये स्टेप लिया और उसी की वजह से ये कुरानिक गार्डन भी बना। और इसके आप इर्द गिर्द देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे अंजीर है, जैसे गार्लिक है, जैसे केला है, और पोमीग्रेनेट यानी कि अनार है, और सना मक्खी है। इनके अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कुरान पाक में, और इनकी बेइंतहा मेडिसिनल वैल्यू हैं जो हमने निकाल के दी गवर्नर साहब को, और उसको रीप्रोड्यूस किया गया कि ये अगर चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो आप कुरान पाक आपका डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर साहब, इस वक्त सारी दुनिया को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो कोरोना बन गया है। अब तो ये जंगों से भी ज़्यादा नुकसानदेह है। आप इसके बाद की बदलती हुई दुनिया को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि आफत जो कि हमेशा याद रहेगी, अनफॉर्चुनेटली हमेशा जब भी दुनिया की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो स्या अल्फाज में ये एक पूरा चैप्टर ऐड होगा। तो इतना जो डिज़ास्टर है ये किसी भी बॉम्ब ने नहीं करना था, किसी वर्ल्ड वॉर ने नहीं करना था। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो बॉम्ब से हो, चाहे वो किसी वॉर से हो, या किसी माइक्रोब या किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस से हो। तो क्या अब माइक्रोब की अहमियत बम से ज़्यादा हो गई है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देखें, अगर कोई भी चीज़ 1 मिलियन लोगों को, 10 लाख लोगों को मारेगी, मैन मेड डिज़ास्टर या अल्लाह मेड डिज़ास्टर, अर्थक्वेक या वॉटेवर, चांसेस 78% के 80% के करीब ये हैं कि इट विल बी ए माइक्रोब, बैक्टीरिया होगा, जरासीम होगा, वायरस होगी मोस्ट लाइकली। तो आइंदा जो तहकीक पे, रिसर्च पे हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, हमें इनकी लेबॉर्ट्रियाँ बनानी पड़ेंगी, और अपने हॉस्पिटल्स को अपस्केल करना पड़ेगा कि ऐसी इमरजेंट सिचुएशन में हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। डॉक्टर साहब, आप जनरल हस्पतालों के भी MS रहे, बहुत आपने काम किया। पाकिस्तान में जो सेहत आमा है उसका ख्याल रखने के लिए किन तब्दीलियों की ज़रूरत है? देखें, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो हम खर्च रहे हैं 0.89% GDP का, वो दुनिया में तो छोड़ दें, इस खित्ते में भी बहुत कम है। हमसे बांग्लादेश 4 गुना ज़्यादा खर्च रहा है अपने लोगों पे पर कैपिटा। आप श्रीलंका देखें, वो हमसे कोई 5 गुना ज़्यादा, इंडिया ज़्यादा खर्च रहा है। हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा पॉलिसी को। हमें हेल्थ को सिर्फ एक नारा नहीं रखना, प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दिखाना है कि डेंगू आ गया तो स्पेंड कर दिया, कोई अर्थक्वेक आ गया तो इसकी हेल्थ का बजट दे दिया वन टाइम, अभी कोविड आया तो बजट दिया गया। लेकिन ये तरीक़ाकार नहीं है। असल चीज़ है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, जो दहलीज पे आपका मिलना है, ग्रास रूट पे, जिसकी फंक्शनैलिटी इस वक्त बहुत कम है। देखें, प्रिवेंटिव हेल्थ पे आप अगर 100 रुपया लगाएंगे तो आप 10,000 रुपया बचाएंगे क्यूरेटिव हेल्थ पे। आप लोगों को शऊर दें कि वज़न कम करें, सिगरेट बंद करें, अपनी शुगर कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, तो उनको हार्ट अटैक ही नहीं होगा। फिर आम आदमी को कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या हिफाजती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आप गैर ज़रूरी तौर पे मिलना जुलना रोक दें। हमें अपने जज्बात की कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करनी पड़ेगी, बजाय हम इंसानी जानों की कुर्बानी करें। डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर बात करें डॉक्टरी के प्रोफेशन की, तो क्या आपके ख़्याल में ये काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, या वकला की तरह गरीब डॉक्टर भी हैं और अमीर डॉक्टर भी? मैं समझता हूँ कि प्रॉफिटेबल इतना है कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं कि आप ज़िंदगी बिल्कुल हाई लेवल की गुजारें तो ये प्रोफेशन आपके लिए ठीक नहीं है।
आप अगर अच्छे डॉक्टर हैं तो आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप इंटेलिजेंट हैं तो आप डॉक्टर हैं। आपने एफएससी में ओ लेवल ए लेवल में बहुत अच्छा स्कोर किया है, फिर आपने एमडी कैट में स्कोर किया तो आप डॉक्टर हैं। तो आप आई एम श्योर कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में घुसेंगे तो आप पूरा काबू कर लेंगे। आपको पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर मोस्टली डॉक्टर्स हैं जो कामयाब हैं। ब्यूरोक्रेट्स जो कामयाब ब्यूरोक्रेट्स हैं, जहां हम बैठे हैं, गवर्नर साहब का सेक्रेटरी भी डॉक्टर है। आपने अक्रम मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया, आपकी फार्मासिस्ट फर्म भी है, लेकिन साथ ही साथ आप डॉक्टर भी हैं। डॉक्टरी और बिजनेस को कैसे इकट्ठे चला लेते हैं? एक्चुअली मैं नहीं करता सर, मैं तो प्योरली पढ़ाता हूँ और डॉक्टर हूँ, और मेरा शौक़ यही है बस। मैं डॉक्टर शैला करती हैं और मैं उनकी फैक्ट्री में खैर साल में एक दफ़ा शायद जाता हूँ। और मैं अक्रम मेडिकल ऑफ कोर्स हमने बनाया। देखिए मुझे शौक़ है और मेरा ये मोटिव नहीं है कि मेरी तिजोरी में क्या है। मेरा मोटिव ये है कि मैंने कितने लोगों के लिए रोज़ी का ज़रिया बन रहा हूँ, कितनी जॉब मैंने क्रिएट की हैं, कितनी नई इजादात लाए हैं, क्या मैं वो चीज़ वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता हूँ जो मैंने यूके या अमेरिका में सीखी। इसलिए ये मोटिव था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्रम मेडिकल बना तो वो एक उसना थी फिल्म एक्ट्रेस, उसका घर लेके उसको तोड़ के बनाया गया। फैक्ट्री बनी तो स्क्रैच से बनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मुझे वालिदैन से इनहेरिट हुई हो। और जो भी हमने किया, अगर मॉल भी बनाए, अगर प्लाजाज वगैरह बनाए, सिनेमाज बनाए, वो भी स्क्रैच से ज़मीन से बनाए। वो बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी फाउंडर ऑफ समथिंग, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, बिकॉज वो आपकी लेगेसी क्रिएट करती है जो बाद में भी रहती है। आपकी म्यूज़िक से कोई दिलचस्पी, कोई गुलकारा पसंद हो? अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी नहीं। अदाकारा कौन सी अच्छी लगती है? फिल्में तो देखते होंगे। फिल्में देखते हैं लेकिन बहुत कम। मेरे पास अक्सर कई बहुत नामी ग्रामी एक्ट्रेसेस, मैंने उनका इलाज किया हुआ है, बहुत सारी उनका। मसलन बाबरा शरीफ से शुरू हो जाएं, मीरा से शुरू हो जाएं, ये सब जितनी अरीमा, ये सब का किसी ना किसी स्टेज पे उनकी वालिदैन का भी, उनकी फैमिली का भी करता हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं उनको पूछ लेता हूँ उनका नाम, फिर मैं पूछता हूँ अच्छा आप क्या करते हैं, तो नाराज़ हो जाती हैं बिकॉज मैं इतना इलिटरेट हूँ इस चीज़ में। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। लेकिन देखें, मैं बड़े मरीज़ों हर किस्म के देखता हूँ, लेकिन मुझे सबसे खुशी उस वक्त होती है जिन इस्तातिज़ा ने मुझे इस काबिल किया कि आज मैं डॉक्टर हूँ और उनकी खिदमत कर सकूँ, कि वो मुझे दिखाते हैं। जैसे प्रोफेसर ख्वाजा सादिक साहब का इलाज मैंने किया, फरहान साहब का करता रहा, अभी भी मेरे बेनता अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहुत इस्तातिज़ा हैं जिनको मैं ट्रीट करता हूँ, कि वो मेरे से ट्रस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी को मेरे साथ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है।